बहू शेर तो ससुर सवा शेर। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बहू शेर तो ससुर सवा शेर। 5 स्टार होटल के अंदर राधिका अपने पति का हाथ पकड़कर अपनी शादी की सालगिरह का केक काट रही थी कि तभी राधिका के पति आकाश की नज़र उसके कानों में पड़ी तो आकाश ने पूछा, राधिका तुम्हारा झुमका कहाँ गया जो मैंने तुम्हें अभी सालगिरह के उपहार में दिया था। राधिका अपने हाथ में ले केक को वापस रख देती है और अपने झुमके को चेक करती है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी कि उसके सोने का झुमका कहाँ गया तो गया कहाँ। वहाँ आसपास खड़े लोग भी पूछते हैं, क्या हुआ राधिका, कोई बात है क्या, तुम कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, मेरे सोने का झुमका पता नहीं कहाँ गिर गया। अभी कुछ समय पहले ही तो मेरे पति ने मुझे पहनाया था। इसका डब्बा तो इधर टेबल पे ही रखा हुआ है, लेकिन झुमका नज़र नहीं आ रहा। राधिका ने आओ देखा न था सीधा अपनी सास विमला जी के पास पहुँच गई। विमला जी अपनी ही उम्र के लोगों के साथ कुर्सी पे बैठे खाना खा रही थी। राधिका उनके पास पहुंचकर कहती है, माँ जी जरा उठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ जी, मेरे सोने का झुमका खो गया है, आप अपना पर्स दिखाइए, मुझे आपके पर्स की तलाशी लेनी होगी। उनकी बहू राधिका की ऐसी बातें सुनकर आसपास बैठे सभी लोग उनको देखने लगे कि राधिका बहू ऐसा क्यों कह रही है। विमला जी भी अपने चारों तरफ बैठे हुए लोगों को देख रही थी कि उनकी बहू ने अभी अभी जो कहा उसे वो लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या मैं अपनी बहू का झुमका चुराऊंगी? विमला जी कहती है, बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम, झुमका इधर ही कहीं गिरा होगा, जाकर उधर ही ढूंढो, मेरे पर्स की तलाशी लेने की बात क्यों कर रही हो? माँ जी, जब से आप गाँव से आई हो तब से मैं देख रही हूँ आपकी नज़र मेरी हर चीज़ पे रखी हुई है। कभी मेरा फ़ोन उठाकर देख रही होती हो तो कभी मेरी घड़ी उठाकर देख रही होती हो। और तो और जब से तुम्हारे बेटे ने मुझे झुमका देने की बात कही है तब से मुझे समझ में आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। बेटा तुम गलत सोच रही हो, बेटे ने तुम्हें झुमका दिया तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। राधिका अपनी सास की एक बात भी नहीं सुनती, उसके हाथ से पर्स छीन लिया और छीन कर पर्स का सारा सामान निकालकर जल्दी जल्दी दूसरी टेबल पे फैलाने लगी। विमला जी के हाथ में खाने की थाली छिटक कर ज़मीन पे गिर गई। बहू ने पूरे पर्स की तलाशी ले ली, सारा सामान बिखेर दिया। विमला जी के पास में झुमका था ही नहीं तो कहाँ से मिलने वाला था, लेकिन बहू ने सबके सामने उनकी ऐसी बेइज्जती की जिसकी वजह से वे कुर्सी पे ही बैठी रह गई। विमला जी की आंखों में आंसू आ गए। वो वहाँ कुर्सी पे बैठी हुई है। विमला जी के पति रामदेव जी उधर पास में ही खाना खा रहे थे। तभी वो कुर्सी पर बैठी अपनी पत्नी को देखते उनके चेहरे से उन्हें ऐसा लग रहा था कि विमला जी कुछ उदास लग रही है। वो अपने खाने की प्लेट को विमला जी के पास लाकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गए। पास आकर देखा तो विमला जी की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ विमला, तुमने खाना नहीं खाया था क्या, जिस वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ, या लो पानी पी लो। पानी पीने के बाद भी विमला जी कुछ नहीं बोली। अब तो रामदेव जी को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई ना कोई बात तो है। अरे विमला कुछ तो बोलो, ऐसे पत्थर की मूर्त बनी हुई क्यों बैठी हो, क्या हुआ है? विमला जी के मुँह से बड़ी मुश्किल से शब्द फूटते हैं कि क्या मैं चोर हूँ? मेरी बहू ने मुझे चोर बुला दिया, सबके सामने मेरे पर्स की तलाशी ले ली, मैं चोर हूँ क्या? बहू ने कैसे सोच लिया कि मैं चोरी करूँगी? मैं चोर नहीं हुई। विमला जी बड़बड़ाते जा रही थी। इतना कहकर विमला जी रोने लगी। अरे विमला, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कौन कह रहा है तुम चोर हो, और तुम चोरी क्यों करोगी? तभी आसपास सभी लोगों ने राधिका के झुमके खोने का पता चल गया। उन्हीं में से एक आदमी कहता है, अरे रामदेव जी, आपकी बहू का झुमका खो गया है, वो वही ढूंढ रही है। साथ में बेटा भी ढूंढ रहा है। एक और पास में बैठी हुई वृद्ध महिला कहती हैं, बताओ बहू को पहले अपना झुमका अपने आसपास खोजना चाहिए था, सीधा अपनी सास की तलाशी ले ले।
वह भी सभी लोगों के सामने। तो बेचारी तब से गुमसुम सी बैठी है, ना तो कुछ खा रही है, ना कुछ किसी से बोल रही है। रामदेव जी जब यह सब सुनते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि बहू ने बिना सोचे समझे अपनी सास पे इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा दिया। पास की टेबल पर रामदेव जी की नज़र पड़ जाती है तो वहाँ उनकी पत्नी का पर्स रखा हुआ था। पर्स का सारा सामान टेबल पे ही फैला हुआ था। वो पर्स का सारा सामान समेट कर अंदर रख देती हैं। थोड़ी ही देर में बेटा भी अपनी माँ के पास आया और कहता है, माँ बता दो, अगर आपने अपनी बहू का झुमका कहीं देखा हो तो। सीधा सीधा तो माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वे गोल गोल घुमा घुमा कर अपनी माँ से पूछ रहा था कि माँ, आपने झुमका कहीं देखा हो तो बता दो। रामदेव जी अपने बेटे से कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी माँ से झुमके के बारे में पूछ रहा है क्या? तुझे अपनी माँ चोर दिखती है क्या? वो तुम्हारी पत्नी का झुमका चुराएगी? क्या कमी है तुम्हारी माँ के पास जो तुम्हारी पत्नी का झुमका चुराएगी? तू इधर से चला जा बेटा, नहीं तो गुस्से में मैं कुछ कर बैठूंगा। मुझसे अब और यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। रामदेव जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के बेटे के फ्लैट पे वापस आके बेटे बहू अभी भी पार्टी कर रहे थे। घर पे आकर रामदेव जी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम चिंता मत करो, बहू को आने दो, हम उसको भी डांटेंगे कि उसने कैसे सबके सामने तुमसे इस तरह का बर्ताव किया, सबके सामने अपनी पत्नी की तलाशी ले ली। यह बहू ने अच्छा नहीं किया। बहू तो बहू, बेटे ने उसको एक बार भी नहीं रोका कि तुम मेरी माँ की तलाशी क्यों ले रही हो। कमरे में आकर विमला जी उस दिन को याद करने लगी। सब उसकी बेटी बहू ने उन्हें फ़ोन किया था कि माँ, हम अपनी शादी की सालगिरह खूब धूमधाम से मना रहे हैं, आप लोग भी हमारी शादी के सालगिरह की पार्टी में आना। विमला जी अपने बेटे के पास जाने के नाम से कितना खुश हो गई थी कि चलो आज पहली बार वो अपने बहू बेटे के घर जा रही है, क्योंकि जब से बेटे की नौकरी लगी है तब से जब भी उन्हें अपने बेटे की याद आती थी वह उसे अपने घर पे ही बुला लेती थी। बेटा भी इधर अकेला एक कमरा लेकर रहता था तो इधर जाकर भी क्या करते, लेकिन अब तो जब शादी हो गई तब बहू के साथ उसने एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया। उसी में वे दोनों आराम से रहते हैं। आज उनकी शादी को पूरा 1 साल होने वाला था। विमला जी अपने पति से कहती है, सुनो जी, मेरी बहू की यह पहली सालगिरह है, इसलिए तो मैं अपनी बहू को बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। रामदेव जी कहते हैं, चलो मैं आज ही तुम्हें बाजार लेकर चलता हूँ अपनी बहू के लिए, तुम एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। अरे ना ना, मैं अपनी बहू को साड़ी नहीं दूंगी, मैं तो अपनी बहू को सोने के झुमके दूंगी। अरे इतना महंगा उपहार तुम अपनी बहू को सालगिरह पे दोगे? चलो कोई ना, तुम्हारी इकलौती बहू है, अब तुम्हें अपनी बहू को सोने का झुमका देने का इतना मन है तो ठीक है, मैं कल ही बैंक से पैसे निकलवा लूँगा और फिर तुम मेरे साथ सुनार की दुकान पर चलना और अपनी पसंद का बहू के लिए एक सुंदर से झुमके खरीद लेना। जिस दिन विमला जी अपनी बहू के लिए झुमका लेने गए थे उस दिन कितनी खुश थी कि अपनी बहू को जब ये झुमका दूंगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी कि मेरी सासू माँ ने मुझे उपहार में सोने के झुमके दिए हैं, वो तो मुझे गले से ही लगा लेगी। पता नहीं क्या अरमान लिए विमला जी ने अपने दिल में सजा रखे थे। दरअसल आकाश विमला जी और रामदेव जी का इकलौता बेटा है। रामदेव जी गांव में ही सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक है और साथ ही साथ वो बच्चों को कोचिंग में पढ़ाते हैं। आसपास के गांव में सभी बच्चे उनसे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि जिस तरह वे गणित को पढ़ाते हैं बच्चों को बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है। अपने एरिया के बहुत बड़े प्रसिद्ध अध्यापक हैं, लोग उनको नाम से नहीं जानते। पूरे गांव में तो सभी लोग मास्टर जी के नाम से ही उनको जानते हैं। किसी से भी पूछ लो गणित के मास्टर जी का घर कहाँ है, कोई भी बता देगा। रामदेव जी का बेटा आकाश पढ़ने में अच्छा था, उन्होंने अपने बेटे की स्कूल की शिक्षा तो गाँव में ही पूरी करवाई। उसके बाद अपने बेटे को बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। अपनी नौकरी में जितना भी कमाते थे सब कुछ अपने बेटे को पढ़ाई के लिए भेज देते थे और बाकी जो ट्यूशन और कोचिंग करते थे
उससे अपने घर का खर्चा चलाते थे। एक दिन आकाश भी पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करने लगा। उसे फूड विभाग में एक बहुत बड़ा पद मिल गया। नौकरी लगने के बाद आकाश के बहुत सारे रिश्ते आने लगे, क्योंकि आकाश दिखने में भी अच्छा था और अब वो उसकी नौकरी भी लग चुकी थी। आए दिन कोई ना कोई उसकी शादी के लिए रिश्ते आते ही रहते थे। उनमें से ही विमला जी को राधिका की फ़ोटो पसंद आ गई। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद एंगेजमेंट हुई और उसके बाद शादी की तैयारी होने लगी। शादी भी धूमधाम से हुई। विमला जी और रामदेव जी ने शादी में सब कुछ अपनी बहू और बेटे के हिसाब से किया था। यहाँ तक कि लोगों की परवाह न करते हुए चढ़ावे का सारा सामान अपनी बहू के हिसाब से ही खरीद लाया था। अपनी बहू को साथ लेकर गई थी कि मेरी बहू को पहनना है, जैसा वो खरीदेगी हम वैसे ही खरीदवा देंगे। कौन सा मुझे पहनना है, सब कुछ अपनी बहू के हिसाब से ही किया था। विमला जी के मन में कहीं न कहीं यह भी था कि उनकी कोई बेटी नहीं है। जब बहू आएगी तो बहू को ही बेटी बनाकर रखूंगी, बेटी जैसा लाड प्यार दूंगी, उसको महसूस ही नहीं होने दूंगी किया उसका ससुराल। लेकिन विमला जी को ये कहाँ पता था कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और सास कितना कुछ भी कर ले वो कभी माँ नहीं बन सकती। दुनिया की यही सच्चाई है, इसको कोई बदल नहीं सकता। धीरे धीरे शादी का समय नज़दीक आ गया। राधिका दुल्हन बनके विमला जी के घर में आ गई। विमला जी को सारी बहुत खुश थी। वो फूली नहीं समा रही थी कि उनके छोटे से परिवार में एक और नया सदस्य आ गया। उन्होंने अपनी बहू का स्वागत खूब धूमधाम से किया। बहू के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं आने दी। हालांकि शादी में बहू 10 दिन तक ससुराल में ही रही, लेकिन 10 दिनों में विमला जी ने अपनी बहू को पूरी तरह से आराम से बिठाकर खिलाया पिलाया। दोस्तों, वैसे भी हमारी इधर शादी में जब बहू आती है तो उससे कोई काम नहीं करवाया जाता। विमला जी अपनी बहू से सारा काम खुद ही करती रही। राधिका जब दोबारा से अपने ससुराल आई तो सिर्फ 2 दिन ही रुके। उसके बाद आकाश के साथ नौकरी पे चली गई। विमला जी को अपनी बहू के साथ ज़्यादा समय बिताने का समय ही नहीं मिला है। मैं अपनी बहू को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि बहू का स्वभाव कैसा है, क्या पसंद है उसे और क्या पसंद नहीं है, किस तरह की है। उन्हें तो लग रहा था कि उनकी बहू बहुत अच्छी है दोस्तों, लेकिन जब तक हम किसी को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते तब तक हम उसके स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जब हम उसके साथ रहते हैं तब हमें उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है। जब तक हम किसी को अपनी पलकों पे बैठाकर ही रखते हैं हमें उसकी सच्चाई नहीं पता चलती। जब हम उसके पास जाकर रहते हैं तो उसको हमारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तब जाकर हकीकत से रूबरू होते हैं। यही हाल आज कुछ विमला जी का और रामदेव जी का भी था। अपनी बेटे बहू के फ्लैट पे कमरे में बैठी विमला जी ही सब बातें सोच रही थी। तब तक दरवाजे पर किसी ने आने की आहट सुनाई दी। वो दरवाज़ा जाकर खोलती है तो देखती है सामने से उनका बेटा और बहू खड़े हुए हैं। सारी पार्टी को निपटाने के बाद रात के करीब 1 बजे सभी लोग घर वापस जा गए। विमला जी शांति से दरवाज़ा खोलकर वापस अपने कमरे में चली गई। बेटा उनसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन विमला जी का अभी कुछ कहने और सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और उस समय भी रात के करीब 1 बज चुके थे। तो क्या ही बात करते, कमरे में जाकर चारपाई पे बैठ गई और रामदेव जी भी जाग गए। कहने लगे, क्या हुआ, तुम अभी तक सोए नहीं और बाहर किसकी आवाज़ आ रही थी? कुछ नहीं, बेटे और बहू पार्टी करके आए हैं। तभी विमला जी को याद आता है कि अरे हाँ, हम बहू के लिए भी सोने के झुमके बनवा कर लाए थे, वो तो हमने उसको दिए ही नहीं पाए। बेटी ने उसको अपना झुमका पहना दिया था। उसमें मैंने सोचा कि हम भी अपना झुमका इसी समय पर उसे दे देंगे, पर पता नहीं तुम कहाँ घूम रहे थे, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। झुमका तो तुम्हारे कुर्ता के जेब में ही था। और फिर मैं आकर खाना खाने के लिए बैठ गई और उसके बाद यह सब कुछ हो गया। आखिर में माँ का मन
माँ का मन ही होता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी विमला जी अपने पति से कहती है, ऐसा करते हैं हम अपनी बहू को वो झुमका सुबह दे देंगे। रामदेव जी अपनी चारपाई से उठकर बैठ गए और विमला जी से कहते हैं, नहीं नहीं विमला, अब मैं यह झुमका बहू को नहीं देने दूंगा। तुम कितनी मन से इस झुमके को अपनी बहू के लिए बनवा कर लाई थी, लेकिन बहू ने तुम्हारे साथ क्या किया तुम भूल गई हो क्या? अब मैं यह झुमका कतई बहू को नहीं देना चाहता। अपने पति के आगे विमला जी कुछ नहीं कहती, क्योंकि कहीं न कहीं बहू का गलत व्यवहार उन्हें भी बहुत बुरा लगा। सुबह 8 बजे तक सभी लोग सोते रहे, क्योंकि देर रात तक पार्टी चली थी तो कोई जल्दी नहीं जग पाए। विमला जी उठकर रसोई में गई अपने लिए और अपने पति के लिए चाय बनाकर ले आई। चाय पी ही रही थी कि तब तक बेटा भी और बहू भी उठ गए। बेटा कहता है, माँ आपने अकेले अकेले चाय बनाकर पी ली, मेरे लिए तो चाय नहीं बनाई। विमला जी कहती है, ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती ही। विमला जी चाय बनाने के लिए उठती है कि रामदेव जी बीच में ही टोक देते हैं, क्यों बेटा, कल तुमने और बहू ने जो अपनी माँ के साथ किया उसके बाद भी तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चाय बना कर देगी। आकाश शक पकाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ वो झुमका न राधिका के पर्स में ही निकल के गिर गया था। सब जगह ढूंढ लेने के बाद जब झुमका कहीं नहीं मिला तो हम लोगों ने तो सोच ही लिया था कि पता नहीं कहाँ चला गया, शायद किसी के हाथ पर गया होगा, इसलिए नहीं मिल पा रहा। थोड़ी देर बाद जब राधिका के पर्स में रखा वह फ़ोन बजा। फ़ोन उठाने के लिए मैं पर्स के पास गया तो देखा पर्स में उसका झुमका पड़ा हुआ है। माँ मुझे माफ़ कर दो, राधिका ने कल जो कुछ भी आपके साथ किया वो अच्छा नहीं किया। पास में ही खड़ी राधिका को देखकर रामदेव जी कहते, क्यों बहू, अपनी सास का पर्स देखने से पहले एक बार अपना पर्स भी देख लेना चाहिए था, तब जाकर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए था। बहू राधिका कहती, पापा से इतना महंगा झुमका था, अगर खो जाता तो बुरा तो लगता ही है ना। और मैं तो माँ जी का पर्स सिर्फ इसलिए देख रही थी कि शायद गलती से मैंने ही माँ जी के पर्स में तो नहीं रख दिया। नहीं बेटा, तुम अपना झुमका विमला जी को रखने के लिए क्यों देती? अपना झुमका तो तुम खुद ही रखोगी ना। तुमने जानबूझकर अपनी सास का सबके सामने अपमान किया, वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी पत्नी को झुमका नहीं पहना सकता? अरे मेरे पास अभी भी इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारे जैसे 4-4 झुमके अपनी पत्नी को दिला सकता हूँ। आज भी मुझे पेंशन मिलती है और आज भी मैं 60 वर्ष में भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी पत्नी को हर साल एक नया झुमका दिलवा सकता हूँ। तो क्या आज के बाद यह बात कान खोलकर सुन लेना कि मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पिताजी के गुस्से को देखकर आकाश अपनी माँ के पास जाता और कहता है, माँ आप तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। क्योंकि आकाश को पता था उसके पिताजी इतनी आसानी से माफ़ करने वाले नहीं हैं, लेकिन माँ तो बहुत ही कोमल दिल की है, वह जल्दी उसे माफ़ कर देगी। इसलिए आकाश माँ के पास गया और हाथ जोड़कर माँ से माफ़ी मांगने लगा। आखिर विमला जी ने भी अपनी बहू और बेटे को माफ़ कर दिया। बाद में बेटा हंसते हुए कहता है, माँ आपने अपनी बहू को कुछ उपहार भी नहीं दिया, क्या आप कुछ लेकर नहीं आई थी? देने के लिए रामदेव जी कहते हैं, बेटा लेकर तो आए थे पर अब देने का मन नहीं। अब वो उपहार मैंने अपनी पत्नी यानी तुम्हारी माँ को ही दे दिया। वैसे तो तुम्हारी माँ इन चीज़ों का शौक़ नहीं रखती, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो भी इन सब चीज़ों को पहने, जिससे लोग कम से कम यह ना चाहे कि तुम्हारे पास वो सब चीज़ें नहीं हैं। ऐसा आप हमारे लिए क्या लाए थे, ज़रा हमें भी तो बताइए। पिताजी पास में खड़ी हुई राधिका ने अपने ससुर जी से कहा। रामदेव जी अपनी बहू से कुछ नहीं कह दिया और चुपचाप से अपने कमरे में चले गए। 2 दिन बाद रामदेव जी और विमला जी अपने गांव जाने के लिए
निकलने लगे। विमला जी के अपने कानों में वही सोने के झुमके पहने हुए थे जो वो अपनी बहू को देने के लिए लाई थे। बहुत ही सुंदर झुमके थे। जब वो जाने लगी तो राधिका अपनी सासू माँ के पैर छूने के लिए आई। जैसे ही उसने अपनी सासू माँ के कानों में इतने सुंदर नए डिज़ाइन के सोने के झुमके देखो तो देखती ही रह गई और बोली, माँ जी यह झुमका तो कितना सुंदर है। जो आपका बेटा मेरे लिए लाए थे उससे 10 गुना सुंदर है। यह झुमका आपने कब खरीदा? पास में खड़ा हुआ बेटा भी माँ के कानों के झुमके की तारीफ करता है। विमला जी कुछ नहीं कह पाती। पति रामदेव जी कहते हैं, बेटा वैसे तो यह झुमका किसी और के लिए लाए थे, लेकिन अब यह मेरी पत्नी का है। बेटा बहू समझ गए थे कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सासू माँ के साथ जो व्यवहार किया था वो झुमका तो मांग भी नहीं सकते थे। राधिका इतना सुंदर झुमके को देखकर अपने हाथ मलती रह गई। राधिका का उस झुमके को लेने के लिए बहुत मन ललचा रहा था। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। क्या रामदेव जी ने बहू के किए गए व्यवहार से परेशान होकर उसे गिफ्ट न देकर सही किया या गलत? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।